अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। अब इसी टर्म से देखते हैं हम बायोडाइवर्सिटी। इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जिंदगी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जो कि जिंदा हो, यानी कि जानदार मतलब जिंदा ही होते हैं। जानदार यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायो में, जबकि डाइवर्सिटी हम कहते हैं वैरायटीज। तो हम कह सकते हैं वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब मुख्तलिफ इकसाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर पाई जाती हैं, किसी मखसूस जगह पर पाई जाती हैं, हम उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसमें बायो मीन्स दो वर्ड्स आ रहे हैं, बायो बायो मीन्स लाइफ यानी कि जिंदगी। अब यहाँ पर लाइफ से हम क्या मतलब ले रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जानदार। सेकंड इसमें जो वर्ड है वो है डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटीज। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे ले सकते हैं, वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहां पर होते हैं ना, पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी मखसूस जगह पर। मतलब हम किसी भी जगह को, किसी भी मखसूस जगह पर पाई जाने वाली जितनी भी वैरायटीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उस जगह की हम उसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। सो वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। अब इसमें मैंने वर्ड यूज किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे जानवर इंक्लूडेड है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम एनिमल्स भी लेते हैं, प्लांट्स भी लेते हैं, मतलब उनकी जितनी भी डिफरेंट वैरायटीज होंगी हम उसे बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। अब हमने ये नहीं कहना कि जितने ज्यादा जानदार मौजूद हैं। अब अगर हम एग्जांपल ले लें कि फॉरेस्ट में सिर्फ स्नेक्स पाए जाते हैं, सिर्फ स्नेक्स पाए जाते हैं, तो अगर हम एग्जांपल ले लें कि फॉरेस्ट में ऑर्गेनिजम्स की तादाद है 100 ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और 100 के 100 ही स्नेक्स हैं, यानी कि सांप हैं। 100 ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, स्नेक्स। अब हम जब हमने इसकी मतलब अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें उस फॉरेस्ट की, तो हम कहेंगे कि वहां पर एक स्पीशी पाई जाती है, स्पीशीज की वैरायटीज नहीं पाई जाती। अब स्नेक ये एक स्पीशी है। अगर हम बात करें कि उसी फॉरेस्ट में 100 ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसमें दूसरी मतलब एक तो हमारे पास सिचुएशन ये थी कि सिर्फ स्नेक्स पाए जाते हैं, 100 ऑर्गेनिजम्स है और 100 ही सांप हैं। लेकिन अगर ये 100 ऑर्गेनिजम्स इसमें कैट्स भी हों, लायंस भी हों, स्नेक्स, टाइगर, बर्ड्स, अब ये हैं 100 ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये सारे ऑर्गेनिजम्स से सारे जानदार पाए जा रहे हैं, मतलब वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, तब हम उसे बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। ऑर्गेनिजम्स की तादाद नहीं देखनी कि कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें देखना है कि उन स्पीशीज की, उन ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज कितनी है। जितनी ज्यादा वैरायटीज होंगी हम उसे फिर बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी मतलब स्पीशीज कितनी पाई जाती हैं। अब तक कितनी हमारी अर्थ पर स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। हर साल जो साइंटिस्ट हैं वो नई नई स्पीशीज डिस्कवर करते हैं। अब तक जो अर्थ पर तकरीबन 2 मिलियन स्पीशीज,
अब हम इसे जानदारों की तादाद नहीं कहेंगे कि जो 2 मिलियन है ये जानदारों की हमारी ज़मीन पर पाई जाने वाली जानदारों की तादाद है, नहीं, बल्कि ये हमारी ज़मीन पर जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनकी वैरायटीज़, मतलब जहाँ जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि 100 ऑर्गेनिज्म सिर्फ स्नेक अगर हम कहेंगे तो ये एक स्पीशी मानी जाएगी, और अगर इन्हीं 100 ऑर्गेनिज्म में हमने ये सारे मतलब अलग स्पीशीज हैं तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 स्पीशीज पाई गई हैं। तो 2 मिलियन स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं हमारी अर्थ पर, और साइंटिस्ट का ये कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा हैं, जो कि जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें अमेज़न फॉरेस्ट की, जो कि अफ्रीका में वाक़ है, तो उसका तकरीबन 25% हिस्सा अभी तक डिस्कवर हुआ है, बाकी 75% जो हिस्सा है वो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ। तो सोचिए उस जो 75% जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें कितनी स्पीशीज पाई जाती होंगी। इसी तरह अर्थ पर अभी तक सिर्फ 2 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, और हर साल जो साइंटिस्ट हैं वो न्यू स्पीशीज डिस्कवर कर रहे हैं। अब इन स्पीशीज की डिस्कवरी पर भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फैक्टर्स की बात कर लें कि कौन कौन से फैक्टर इन पर इफेक्ट करते हैं, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, मौसम में तब्दीली। कुछ स्पीशीज जो होती हैं, मतलब अगर हम बात कर लें कि ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव करती हैं, अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर पहले ज़्यादा था कम हो गया, जो स्पीशीज ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव करती हैं वो कम टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं करेंगी। अगर ऐसा ज़्यादा देर चलता रहा तो हो सकता है वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए। तो अगर उनको स्पीशीज को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो सर्वाइव कर सकती हैं। तो क्लाइमेट चेंज भी स्पीशीज की डिस्कवरी पर या फिर उनके सर्वाइवल पर एक इफेक्ट रखता है। उसके बाद सोइल, यानी कि जमीन कैसी है। अगर हम डाइवर्सिटी में सिर्फ हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, हम इसमें प्लांट्स की बात भी कर रहे हैं। तो प्लांट्स को ग्रो अप करने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी होना ज़रूरी होता है। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होती तो प्लांट्स ग्रो अप नहीं करते। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है या फिर सॉइल इरोजन है वो भी इफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी पर। नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब अगर स्पीशीज की वैरायटी ज़्यादा है तो उससे कि उसकी क्या अहमियत है, उससे कौन से हमें मतलब हमें उससे कौन से बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब स्पीशीज जितनी ज़्यादा होंगी, वैराइटीज स्पीशीज की जितनी ज़्यादा होंगी, इंपॉर्टेंस भी उतनी, मतलब हमें बेनिफिट्स भी उतने ही हासिल होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं इसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो होते हैं। फर्स्ट है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल रहता है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस है नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बायोडाइवर्सिटी। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वन बाय वन हम इनको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। अब इससे हमारा बायोडाइवर्सिटी से इकोसिस्टम कैसे स्टेबल रहता है, इकोसिस्टम स्टेबल कैसे रहता है। अब हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे साइकिल्स चल रहे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। तो बायोडाइवर्सिटी की मदद से हम अपने इकोसिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन साइकिल्स को रन अप करती है। कैसे, अगर हम कार्बन साइकिल की बात कर लें तो कार्बन साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है कि
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ से लेते हैं कार्बन, मतलब पूरा साइकिल चल रहा होता है कि वो प्लांट्स वगैरह से कार्बन लेते हैं, फिर वो जब डेड होते हैं उसके बाद फिर वो सॉइल में कार्बन मिक्स हो जाती है, प्लांट्स फिर से उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो साइकिल से चलता रहता है। तो किसके बदौलत चलता है? बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें पूरी मतलब डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी provides ecosystem stability. इसमें कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल को भी अच्छे से कंप्लीट होते हैं। सेकंड है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से प्रोवाइड करते हैं हमें बायोडाइवर्सिटी? अब नेचुरल रिसोर्सेज में फूड ले लें हम। फूड कैसे? खुराक, प्लांट्स को हम भी प्लांट्स को एज अ फूड, जैसे ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जो हर्बीवोर्स होते हैं वो भी प्लांट्स को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे फूड, उसके बाद फ्यूल, तो बायोडाइवर्सिटी हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो बेहतर होती है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे होते हैं? अब बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गई, उसके बाद एग्रीकल्चर हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मतलब उसमें इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले कर रही होती है, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमी है, वो इंक्रीज होती है। कौन सी इंडस्ट्रीज? जैसे एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, ये इंडस्ट्रीज। इनमें मतलब ये एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो बेटर होती है। एक और पॉइंट है इसमें क्लाइमेट रेगुलेशन, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, उसको बैलेंस करने में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या है? क्लाइमेट रेगुलेशन। अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो हमने पहले बताया कि बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो प्लांट्स इसमें जो है वो हमारे जो क्लाइमेट है उसको रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? अब प्लांट्स जो हैं, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का चल रहा होता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं और हमें उसके बदले में ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ना लें तो ऑक्सीजन अगर हमें ना प्रोवाइड करें तो सांस लेने में तंगी होती है। तो प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये सारा काम किस अमल के जरिए हो रहा होता है? फोटोसिंथेसिस। इसके जरिए जो प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हमारे माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल कर रहे होते हैं, अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है, जो हमारा माहौल है वो बैलेंस रहता है। मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती और कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा भी नहीं होता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हो जाए
तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती अर्थ पर। अब अगर हम इनका एक वैसे ओवरव्यू लें तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी मतलब इकोसिस्टम को स्टेबल करता है कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को रन अप करके। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में हम अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके फूड और मेडिसिन प्लांट्स से हम फूड भी हासिल करते हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स भी फूड लेते हैं। उसके बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं एनिमल्स जो कि सिर्फ पत्ते खाते हैं यानी कि प्लांट्स खाते हैं, वो भी फूड प्लांट्स से हासिल करते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें कौन से होते हैं, इकोनॉमी कैसे इंक्रीज होती है इंडस्ट्रीज में, जैसे कि एग्रीकल्चर होगी, टूरिज्म हो गया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें भी हम स्पीशीज को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है जो कि इकोनॉमी को इंक्रीज करता है। और लास्ट पर हमने डिस्कस किया यहाँ पर क्लाइमेट रेगुलेशन, यानी कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, बैलेंस रखने में कौन सा किरदार अदा कर रही है। तो इसमें हमने डिस्कस किया प्लांट्स को, यानी कि पौधे हमारे जो हमारे क्लाइमेट है उसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है, जो उसकी अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं होती और ऑक्सीजन का लेवल भी मेंटेन रहता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।